साइलेंट अटैक जैसी बातें कही जा रही है। हम जानना चाहते हैं कि ये साइलेंट अटैक होता क्या है और किन परिस्थितियों में आता है। क्या ये कोविड का इफ़ेक्ट है या हमारी खान पान या हमारे रहने और दिनचर्या में परिवर्तन या दिनचर्या असामान्य होने का परिचय देती है। हम यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर मयंक जैन साहब हमारे साथ हैं जो चोइथराम हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हम जानना चाहेंगे कि मयंक सर, ये इंदौर शहर में नहीं पूरे देश भर में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इनसे हम कैसे जूझ सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक जैन हूँ, चौइथराम में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। रोज़ आए दिन खबरें आती हैं साइलेंट अटैक आया है, साइलेंट अटैक आया है। बेसिकली साइलेंट अटैक को डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। हर हार्ट अटैक सीने में दर्द के साथ आए ये आवश्यक नहीं है। कई बार सांस की तकलीफ़, गैस बनना, जबड़े में दर्द होना और पसीना आना, ये लक्षण भी हार्ट अटैक के हो सकते हैं। अक्सर सीने में दर्द ना होने की वजह से लोग हार्ट अटैक को साइलेंट अटैक बोलना चालू कर देते हैं, पर 70% केसेस में ये देखा गया है कि सीने में दर्द के अलावा बाकी सिम्टम्स होने की संभावना रहती है। साइलेंट अटैक उन लोगों में आता है जिनमें डायबिटीज़ होता है, जो फीमेल्स में आता है या ओल्ड एज में ये कॉमन है। हाँ, कम उम्र में हार्ट अटैक आने की प्रवृत्ति या जो चलन बढ़ा है उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें मेरा मानना है कि जीवन शैली में परिवर्तन सबसे मुख्य कारण है। हर व्यक्ति धूम्रपान से परहेज करना बंद कर दिया है, पर पुराने समय में धूम्रपान का प्रचलन इतना अधिक नहीं था। आज यंग जनरेशन, हर व्यक्ति जो कॉलेज गोइंग है वो स्मोकिंग से परहेज सामान्यतः नहीं करता है। और मेरे अनुभव में जितने भी यंग एज में पेशेंट आए हैं या साइलेंट अटैक के साथ, जिन्हें बोलें कि सीने में दर्द ना हो के या एसिडिटी हो के या पसीने के साथ आए हैं, उनमें कहीं ना कहीं धूम्रपान का एसोसिएशन रहता है। ये लंबे समय से जो हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है, जंक फूड खाना चालू हुआ है, लेट नाइट पार्टीज स्टार्ट हुई हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने लगे हैं, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है, रेगुलर एक्सरसाइज बंद हो गई है। इन सब परिस्थितियों में हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। आज हमारा खान पान पहले की तरह नहीं रहा है, हम जंक फूड की तरफ जाने लगे हैं। पहले की तरह हमारा एक्सरसाइज करने की टेंडेंसी नहीं है। पहले काम करना ही एक्सरसाइज होता था, पहले व्हीकल्स का यूज इतना अधिक नहीं था। हम इधर से अपने काम ऑफिस तक जाने के लिए अक्सर पैदल जाया करते थे। घर में औरतें अपने हाथ से मशीन से या काम नहीं किया करती थीं, तो एक तरह से उनका काम करते करते एक्सरसाइज हो जाता था। आज सारा कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। कपड़े धोने के लिए मशीन है, रेडीमेड आटा आता है, गेहूँ धुलने की किसी एक्टिविटी नहीं होती है। वॉक के नाम पे ज़रा 2 घंटे के लिए आप बाहर निकलते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप आपस में गॉसिप्स करते रहते हैं। इस तरह की एक्टिविटी होने लगी है। जंक फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर और चीज़, इन सब का इंटेक, सैचुरेटेड फैट का इंटेक बढ़ गया है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। साइलेंट अटैक उस परिस्थिति में अधिक होता है जबकि यंग फीमेल में डायबिटीज़ हो या किसी को पहले हार्ट अटैक आ चुका हो और उसके हार्ट की क्षमता कम हो। जो आज रिसेंट घटना घटी है उसमें भी साइलेंट अटैक की बात करी जा रही है, पर संभवतः चूँकि पोस्ट सीएबीजी स्टेटस था उनका, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। कई बार चीज़ें हम जज नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना है कि यदि गैस भी अगर किसी पेशेंट को होती है, किसी व्यक्ति को यदि गैस भी आती है, तो उसे हॉस्पिटल में आके ईसीजी करा के एक बार कंसल्टेशन लेना चाहिए। ओवर कंसल्टेशन या ओवर डायग्नोसिस करने से नुकसान नहीं होगा, पर अनफॉर्चुनेटली यदि किसी कारणवश हम जिसको गैस समझ रहे हैं वो हार्ट अटैक की समस्या थी, तो फिर हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। साइलेंट अटैक जैसी चीज़ें का नाम आ जाता है। बेहतर है कि हम गैसियस सिम्टम्स को भी अटैक की तरह ही मानें और जितना जल्दी हो सके
डॉक्टर से कंसल्टेशन लें। डॉक्टर साहब, इस मामले में देखा गया है कि एक कहावत पुराने टर्मिनोलॉजी में चलती रही है कि ए डिस्प्रिन ए डे कीप डॉक्टर अवे। तो क्या डिस्प्रिन का उपयोग करना या सलाह के अनुसार करना उचित रहता है? डिस्प्रिन का उपयोग सलाह के अनुसार करना उचित होता है। हर व्यक्ति को डिस्प्रिन खा के घूमना आवश्यक नहीं है। एस्प्रिन खाने से ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। ये देखा गया है कि यदि किसी पेशेंट को हार्ट से संबंधित समस्या नहीं होती है और वो एस्प्रिन लेता है तो ब्लीडिंग रिस्क जो होती है वो कहीं अधिक होती है फ़ायदा होने की तुलना में। इसलिए इस तरह से रेगुलरली रूटीनली किसी को भी डिस्प्रिन नहीं खाना चाहिए अनटिल और अनलेस आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना किया हो। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज के प्रति लोग कॉन्शियस हो गए हैं, तो क्या एक्सरसाइज में भी एक फिनोमिना रहता है, एक सिस्टम रहता है, उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए? एक्सरसाइज में डेफिनेटली एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हमें, यदि हमारी एज 40 प्लस है तो हमें अपना एक TMT करा के देख लेना चाहिए, जिससे हमें अपनी क्षमता के बारे में पता पड़ता है कि हम किस लेवल की एक्सरसाइज करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जोश में व्यक्ति इनिशियल स्टेज से ही हैवी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, वो उचित नहीं है। हमें प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइज होती है जिसको और आइसोटोनिक बोलते हैं, और एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। जो एक्सरसाइज में हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो एक्सरसाइज कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टिव अधिक होती है। जिमिंग करना लाभकारी होता है, पर उसकी तुलना में एरोबिक एक्सरसाइज, साइकिलिंग, रनिंग या जिसमें हमारी बॉडी मूव करती है वो एक्सरसाइज, स्विमिंग, ये अधिक लाभकारी होते हैं। डॉक्टर साहब, देखा गया है छोटे बच्चों में इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही। क्या ये भी उसी का है कि बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है और वो इन्हें माता पिता खेलने नहीं देते हैं, या कुछ बच्चों के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे माता पिता को, हमारे दर्शकों को? बच्चों में सामान्यतः जो मृत्यु अचानक से होती है वो हार्ट अटैक की तुलना में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ की वजह से अधिक होती है। एक टर्म होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की मांसपेशियाँ मोटी हो जाती हैं, उसमें अचानक से मृत्यु होने की संभावना होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अक्सर ये बीमारी अनडायग्नोस्ड रहती है। बाहर विदेशों में किसी भी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के पहले इसको रूल आउट करना, इस बीमारी को रूल आउट करना आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति को ये बीमारी होती है तो उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना होता है, और यदि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है तो हार्ट अटैक ना कह के सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना अधिक रहती है। यंग बच्चों के लिए मेरा ये है कि जितना आउटडोर एक्टिविटी वो कर सकें वो बेहतर है। जंक फूड को अवॉइड करें, स्मोकिंग से दूर रहें। पढ़ाई का स्ट्रेस स्वाभाविक है, रहेगा। जिस तरह का कंपटीशन है, समय के साथ स्ट्रेस बढ़ा है, बट उसको हम हटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन का एसेंशियल पार्ट है। बट परसेप्शन में बदलाव लाना आवश्यक है। चीज़ों को हम उतने हल्के से लेंगे उतना बेहतर है। हमें अपनी पर्सनालिटी उस तरह से रखना है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, ना कि हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहना है कि मैं परेशान हूँ या मेरे को इतना स्ट्रेस है। चीज़ें आप जितनी बेहतर तरीके करेंगे, जितने जल्दी करेंगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चों के लिए आवश्यक है। माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि हर बच्चे की अपनी एक लिमिटेशन होती है, हर बच्चा अलग होता है, तो एक्सपेक्टेशंस उस पर उतने ही डालें जितना कि वो वियर कर सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मयंक जैन, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चों के मामले में स्ट्रेस देने का काम ना करें, माता पिता भी उनसे ज़्यादा अपेक्षा ना करें और बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में संलग्न रहने दें। राजीव टाइम्स के लिए मनोज दाधिच।